हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन प्रवाह में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम अभी नज़दीक आता जा रहा है। तो अभी टाइम आ गया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। तो इसी के लिए मैं आपके लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ लेके आई हूँ और ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 1 है। और इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की हेल्प से आपके कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स देन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें बोला है द हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड इन ए रूम स्प्रेड टू कॉर्नर ऑफ द रूम, आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। तो देखो बोला है कि जब आप बर्निंग ऑफ वुड यानी कि जब आप लकड़ी को जलाते हो एक कमरे में, तो जो हीट होती है वो रूम के एक कॉर्नर से रूम के दूसरे कॉर्नर तक स्प्रेड करती है। तो हमें बताना है आइडेंटिफाई द प्रोसेस, कि वो प्रोसेस बतानी है जिससे कि हीट ट्रांसफ़र हो रही है। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हीट ट्रांसफ़र किन किन प्रोसेस से होती है। सो हीट ट्रांसफ़र 3 तरह से होती है। एक होती है आपकी कंडक्शन से, दूसरी कन्वेक्शन और तीसरी रेडिएशन से। तो जो कंडक्शन होता है उसमें जब हीट ट्रांसफ़र होती है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है। यानी कि मान लो आपके पास कोई पतीला है और उसके नीचे आपने आग जला रखी है, यानी गैस के ऊपर कोई पतीला है, ठीक है, ये आग जली हुई इधर। तो ये दोनों, ये पतीला और ये आग डायरेक्ट कांटेक्ट में है, यानी कि पतीला आपका गर्म हो रहा है आग से, डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसीलिए कंडक्शन हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। अब कन्वेक्शन आ गया, जैसे कि अब इस पतीले में आपने पानी डाल दिया है, ठीक है। तो अब जब पतीला गर्म होगा तो उसके बाद आपका पानी भी गर्म हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये प्रोसेस क्या आ गई, ये आ गई कन्वेक्शन, यानी हीट ट्रांसफर थ्रू इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट्स। अब इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आपका पतीला आ गया। ऑलराइट, सो अभी अगला आ गया तीसरा, रेडिएशन। रेडिएशन में जो हीट ट्रांसफ़र करती है वो करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हेल्प से। तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। तो अब क्वेश्चन में बोला था हाँ कि जो लकड़ी के जलाने पे जो हीट स्प्रेड हो रही है रूम के कॉर्नर पे, वो किस प्रोसेस से हो रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाय द प्रोसेस कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो देखो, जो कन्वेक्शन से किस तरह से हो रही है कि जब आप आग जला रहे हो तो जो एयर है इसके ऊपर की, जैसे आग के ऊपर की जो एयर है वो गर्म हो जाएगी, फिर उससे उसके नेक्स्ट वाली एयर गर्म हो जाएगी, इसी तरह ये एयर गर्म होती जाएगी। फिर रेडिएशन में ये होगा कि आपकी जो एयर नियर दी बर्निंग वुड है, यानी कि लकड़ी के पास की जो एयर है वो रेडिएशन की हेल्प से आगे ट्रांसफ़र होती जाएगी। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। तो हम अपने जख्मों पे, वुंड्स यानी अपने जख्मों पे, एज एन एंटीसेप्टिक किसका यूज़ कर सकते हैं। तो एंटीसेप्टिक, सबसे पहले एंटीसेप्टिक क्या होता है कि एंटीसेप्टिक एक केमिकल्स होते हैं जो कि या तो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देंगे या फिर उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करेंगे। तो जो आयोडीन होता है इसे हम एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं। तो जो आयोडीन है वो एक पावरफुल एंटीसेप्टिक है। इसका 2 to 3% सॉल्यूशन जो होता है अल्कोहल और वाटर में, उसको टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और इसे वुंड्स के ऊपर एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर आयोडीन। तो अभी अगला क्वेश्चन है मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म ए। तो क्वेश्चन में बोला है कि आपका मैग्नीशियम एयर में बर्न कर रहा है और ए बना रहा है। ओके, आगे क्या बोला है, फिर ये जो ए है इसे आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, फिर ये जो ए है इसे आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हो, तो बन रहा है आपके पास बी बन रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद अब पूछा है कि ये ए क्या है और ये जो बी बना यहाँ पे, इसका नेचर क्या है, ये किस तरह का है, एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो चलो फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या बोला क्वेश्चन में कि मैग्नीशियम को आपने एयर में, यानी एयर यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, ठीक है। ये आ गया ऑक्सीजन और ये आ गया मैग्नीशियम। तो जब आपको मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हो तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अभी क्या आ गया, ऑप्शन ए जो बना, ये आ गया आपका ए, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो देख लो कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं फिर। या तो आपका सी ऑप्शन हो सकता है या फिर ए ऑप्शन हो सकता है, बी और डी नहीं होंगे। फिर ठीक है, अभी आगे करते हैं। फिर इन्होंने बोला कि इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को आपने फिर वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, जब वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, OH यहाँ पे ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। मैं क्लियरली लिख देती हूँ इसको। ये बन जाएगा आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में, इट इज़ बेसिक इन नेचर। सो देख लो फिर क्या आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो अभी करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर फॉर्म्स। जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो क्या बनता है? या सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, या फिर सल्फर बनेगा। तो देख लेते हैं इसे भी। तो देखो ये आ गया आपका सल्फर डाइऑक्साइड आ गया। फिर इसे जब आप वाटर में डिज़ोल्व किया, तो बन गया आपके पास H2SO3, दैट इज़ योर सल्फ्यूरस एसिड। सो यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, सल्फ्यूरस एसिड। सो अभी अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर X is a metal which exists in liquid state. What X could be? तो X जो है वो एक मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो X क्या हो सकता है इसमें से? ब्रोमीन, मर्करी, सोडियम, मैग्नीशियम। तो देखो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि X एक मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो मेटल होते हैं वो सॉलिड स्टेट पे एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट मर्करी। जो मर्करी होता है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब जो मर्करी है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है ज़ीनॉन 4f, ये आ गई आपकी 14, 5d 10 एंड 6s2, ये 10 है यहाँ पे। तो जो डी ऑर्बिटल है यहाँ पे ये फुली फील्ड होता है, डी ऑर्बिटल इज़ फुली फील्ड, तो इसकी वजह से डी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, इसलिए जो मर्करी है वो लिक्विड स्टेट पे एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। सो अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ द हेयर ऑफ शीप टू वूल। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्टेप्स का, जो कि हम ऊन बनाते हैं शीप के बालों से, जो ऊन बनाते हैं उसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि किस तरह से क्या क्या स्टेप्स आते हैं उसमें। तो करते हैं फिर इस क्वेश्चन को हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे। सो चलो, तो देखो ये आ गया आपके स्टेप्स। तो 1 बाय 1 सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका शीयरिंग, ये आता है आपका फर्स्ट स्टेप। तो शीयरिंग में क्या होता है कि जो भेड़ के बाल होते हैं, बाल होते हैं, उनको एक स्किन की पतली सी लेयर के साथ रिमूव करते हैं। फिर तो ये आ गया आपका फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद आता है आपका सेकंड स्टेप स्कोरिंग में क्या होता है कि जो आपने हेयर रिमूव किए हैं पतली सी स्किन की लेयर के साथ, तो उन्हें बड़े बड़े टैंकों में वॉश करते हैं। ये देखो ये भी वॉश हो रहा है यहाँ पे, ताकि आपकी जो डर्ट है, जो ग्रीस है, वो उसे रिमूव कर सकें। अब आजकल तो ये मशीनों में होता है। सो ये आ गया आपका सेकंड स्टेप स्कोरिंग। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप सॉर्टिंग। तो अब ये क्या होता है कि जो हेयर होते हैं उन्हें फैक्ट्री में भेज देते हैं और वहाँ पे डिफरेंट टेक्सचर के हेयर को सेपरेट करते हैं या सॉर्ट करते हैं। तो ये थर्ड स्टेप आ गया। फिर फोर्थ स्टेप आता है कार्डिंग। तो कार्डिंग में जो हेयर्स होते हैं तो उनके ऊपर स्मॉल बर्ड्स होते हैं, फ्लफ़ी फाइबर्स होते हैं, तो उन फ्लफ़ी फाइबर्स को रिमूव करते हैं। जैसे कि हमारी स्वेटर्स होते हैं तो थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर वो बुर आ जाती है, उसी तरह से वो फाइबर्स होते हैं, तो इस स्टेप में उन्हें रिमूव किया जाता है।
और जो इसके बाद स्टेप आता है वो आता है फिफ्थ, अगला स्टेप फिफ्थ नंबर का, तो इसे कहते हैं हम वीविंग एंड डाइंग। वीविंग एंड डाइंग, अब ये लास्ट स्टेप होता है और इसमें जो फाइबर होते हैं उन्हें स्ट्रेट करते हैं, कॉम्ब करते हैं उन्हें, और फिर जो यान होते हैं इनमें रोल करते हैं उन्हें, और फिर बाद में उन्हें डिफरेंट कलर्स में डाई वगैरह करते हैं और वूल बनाते हैं उनसे। सो ये आ गए आपके सारे स्टेप्स। तो इतना हो गया, तो अब क्वेश्चन में देख लेते हैं ऑप्शंस क्या बन रहा है आपका। तो देखो ये थोड़ा ऐसे करके देखते हैं। हाँ, तो देखो सबसे पहले था हमारा शेयरिंग, शेयरिंग था, सो ऑप्शन नंबर सी आ गया। सॉरी, मतलब सी आया सबसे पहले, फिर शेयरिंग के बाद क्या आया था, स्कोरिंग, स्कोरिंग आया था ना, सो ए आ गया है ना। फिर स्कोरिंग के बाद क्या था, सॉर्टिंग, तो डी आ गया। फिर सॉर्टिंग के बाद था कार्डिंग, सो बी, एंड कार्डिंग के बाद था वीविंग एंड डाइंग, सो ई। सो देख लो ये सी, बी और डी ऑप्शन में से एक है, तो देखो कौन सा है, सी आ गया, ए आ गया, डी, बी, ई। सो यस, इट इज़ ऑप्शन नंबर डी। सो ये आंसर आ गया आपके इस क्वेश्चन का। सो अभी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है question number 8. In human circulatory system, X are blood vessels which carry deoxygenated blood and have Y walls. Z carries blood from lungs to heart. X, Y, Z are. तो क्वेश्चन में बोला है कि जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें X ब्लड वेसल्स हैं। X क्या है, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि एक्स ब्लड वेसल है और ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है। क्या लेके जा रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसे लेके जा रही है। और इसकी वॉल्स हैं वाई, वाई क्या है, एक्स की वॉल्स, वाई वॉल्स है एक्स की। और एक स्टेटमेंट और दी है, इसमें दिया है कि जो जेड है, जेड है ये कैरी कर रहा है ब्लड को लंग से हार्ट में लेके जा रहा है। तो पूछा है कि एक्स वाई जेड क्या हैं, तो ये बताना है हमें। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो ये आ गया आपका ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखो अब इसे समझते हैं। तो ये देखो बॉडी ऑर्गन से पहले ये देखो कि जो हमारी बॉडी में दो तरह की वेसल्स होती हैं, दो तरह की होती हैं वेसल्स, वेसल्स एक होती हैं आपकी ब्लड वेसल्स, मतलब दो तरह की होती हैं ब्लड वेसल, एक होती है आपकी वेन्स और दूसरी होती हैं आर्टरीज, आर्टरीज। तो अब आते हैं डायग्राम पे। तो देखो जो बॉडी ऑर्गन होते हैं इनसे वेन्स, वेन्स जो होती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं कहाँ, ये लेके गई इधर राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल में, देन राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लंग्स में लेके जाती है। फिर लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, प्योरीफाई होता है। देन यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन्स दोबारा से हार्ट में लाती है, लेफ्ट एट्रियम में लेके आइए। फिर लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को आर्टरीज, आर्टरीज लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स में लेके जाती है। और ये कौन सी ब्लड को लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ये साइड डीऑक्सीजनेटेड था और इस साइड ऑक्सीजनेटेड आ गया। ओके, तो ये सारी डायग्राम अभी क्लियर हो गई है। तो अभी आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहे थे। तो देखो क्वेश्चन में क्या था कि इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या पूछा था कि एक्स जो है वो ब्लड वेसल है और किस तरह के ब्लड को कैरी कर रही है, वो डीऑक्सीजनेटेड को। तो अभी हमने क्या किया कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है, ये लेके जाती हैं आपकी वेन्स।
वेन्स लेके जाती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तो ठीक है, या तो अब देख लो वेन्स कहाँ कहाँ है एक्स की जगह पे, तो या तो बी हो सकता है ऑप्शन या सी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो वेन्स होती हैं ये होती हैं आपकी वेन्स थिन होती हैं, थिन, और जबकि आर्टरीज जो होती हैं, आर्टरीज होती हैं आपकी थिक। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा इसका, तो देख लो क्या दिया है, तो वाई क्या आ गया, थिन, तो वेन्स थिन, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बट चलो जेड भी देख ही लेते हैं। जेड के लिए क्या कहा था, जेड के लिए बोला था कि जेड कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, तो जेड जो है वो ब्लड को लंग्स से हार्ट में लेके जाता है। तो देखते हैं, तो देखो लंग्स, ये आगे लंग्स और ये आ गया हार्ट, तो ब्लड को कौन लेके जा रहा है, ये लेके जा रहा है आपका पल्मोनरी वेन्स। तो क्या आ गया जेड फिर, पल्मोनरी वेन्स। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो इस डायग्राम को ध्यान में रखना है, इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, सो अभी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। So question number 9, deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from the food, कि किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन का रेट लो होता है। जो फूड से कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं उसकी एब्जॉर्प्शन का रेट लो हो जाता है। तो देखो जो विटामिन डी होता है, जब इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन का रेट कम होता है, बिकॉज जो विटामिन डी होता है ये रिक्वायर्ड होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन डी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, और हमें विटामिन डी कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सनलाइट। सनलाइट इज़ द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। और कहाँ से मिलता है विटामिन डी, और हमें मिलता है और हमें मिलता है फिश से मिलता है, मशरूम से मिलता है, एग से मिलता है। तो आंसर तो जब सफिशेंट अमाउंट में हमारी बॉडी को विटामिन डी नहीं मिलेगा तो वो फूड से कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। और साथ में इसमें ये भी ध्यान में रखना एक दो पॉइंट्स कि जो विटामिन डी होता है इसका केमिकल नेम है कैल्सीफिरोल। कैल्सीफिरोल, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसका नाम है रिकेट्स। ओके, सो अभी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट शो ट्रांसपीरेशन, किस तरह के प्लांट ट्रांसपीरेशन नहीं दिखाते। तो सबसे पहले ट्रांसपीरेशन होता क्या है, सो ट्रांसपीरेशन एक फिनोमिनन है वाटर लॉस का। वाटर लॉस की एक प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि वेपर्स की फॉर्म में वाटर निकलता है फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। बेसिकली जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू ट्रांसपीरेशन में वाटर का लॉस होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि किस प्लांट में ट्रांसपीरेशन नहीं होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स। सो ऑप्शन नंबर बी। तो देखो जो एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स होते हैं इनमें स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, इनमें क्या होता है, स्टोमेटा एब्सेंट होता है, स्टोमेटा नहीं होता है। तो जब स्टोमेटा ही नहीं होगा इसमें तो ट्रांसपीरेशन भी नहीं होती है। ठीक है, तो इनमें ट्रांसपीरेशन नहीं होती है। और एक और पॉइंट इसमें ध्यान में रखना कि क्या, कि इनमें क्यूटिकल भी प्रेजेंट नहीं होती, क्यूटिकल, बिकॉज जो क्यूटिकल जो होती है वो क्या करती है कि इसका फंक्शन होता है कि एक्सेस वाटर, जो ज़्यादा वाटर निकलता है ना कभी कभी ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से, उसे कंट्रोल करती है ये। अब जब ट्रांसपीरेशन ही नहीं हो रही है, स्टोमेटा ही प्रेजेंट नहीं है, तो क्यूटिकल की भी ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे, तो क्यूटिकल भी एब्सेंट होती है। सो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स। सो अभी अगला क्वेश्चन है, question number 11, the most suitable method of irrigation for areas having low rainfall and very strong wind is,
तो हमें इरिगेशन का मेथड बताना है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे कम बारिश होती है और बहुत ज़्यादा विंड होती है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इरिगेशन होता क्या है। इरिगेशन, तो देखो इरिगेशन जो होता है वो वाटर सप्लाई करने की एक प्रोसेस है। इरिगेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर्स टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स। इसमें क्या करते हैं कि क्रॉप्स जो होती हैं उन्हें पानी जो देते हैं कि रेगुलर इंटरवल पे उन्हें किस तरह से पानी देते हैं, वो प्रोसेस आ गई आपकी इरिगेशन। अब पूछा क्या है कि मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का हमें मेथड बताना है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे बारिश कम होती है एक तो, और दूसरा पॉइंट है कि विंड जो होती है वो स्ट्रांग होती है। तो चलो देखते हैं इसे। वैसे इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ड्रिप इरिगेशन। ये मेथड आता है इसे। अब इसे समझते हैं हम। तो ये देखो डायग्राम की हेल्प से करेंगे। ये आता है आपका ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन जो है वो एक सूटेबल मेथड है उन एरियाज़ के लिए जहाँ पे कम बारिश होती है और ज़्यादा विंड होती है। क्यों? तो देखो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये देखो इस डायग्राम में कि जो पानी जो होता है, वेट, जो ड्रिप इरिगेशन में जो होता है वो पानी ये देखो बूंद बूंद करके, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी बूंद बूंद करके ये प्लांट की रूट्स पे रेगुलर इंटरवल पे गिरता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा एक एट स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पानी गिरता रहेगा रूट्स में। तो इससे क्या होगा, पानी की वेस्टेज नहीं होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये वाटर जो होता है इसमें वेस्ट नहीं होता है। तो इसलिए एक स्टेटमेंट भी कह सकते हैं कि ये उन एरियाज़ के लिए एक वरदान है जहाँ पे पानी की कमी होती है। तो क्वेश्चन में अब देखो क्या बोला था, क्वेश्चन में तो यही बोला था ना कि द मोस्ट सुटेबल मेथड ऑफ इरिगेशन फॉर एरियाज हैविंग लो रेनफॉल, कि उनमें बारिश कम होती है। बारिश कम होती है मतलब कि पानी की कमी होगी वहाँ पे। तो अब पानी की कमी होगी वहाँ पे तो ड्रिप इरिगेशन वहाँ पे सूटेबल रहेगा क्योंकि इसमें पानी का लॉस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल मेटल्स। तो सभी मेटल्स के लिए ट्रू क्या है इनमें से, वो स्टेटमेंट बतानी है हमें। तो देखो सबसे पहले जनरल प्रॉपर्टीज़ जो आती है मेटल की, हमें पता है कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं एक तो। ठीक है, मेटल हार्ड होते हैं, है ना। और क्या होता है, मेलिएबल होते हैं, फिर सोनोरस होते हैं, फिर क्या होता है और डक्टाइल होते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। तो ये आ गई मेटल की जनरल प्रॉपर्टीज़। पर अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि हमें वो प्रॉपर्टी बतानी वो जो कि सारे के सारे मेटल्स के लिए ट्रू हो। तो देखते हैं वन बाय वन। तो देखो दे आर हार्ड, तो ठीक है ये तो हमें पता है जनरल प्रॉपर्टी में कि मेटल हार्ड होते हैं, बट सारे मेटल हार्ड नहीं होते। आपके जो सोडियम और पोटाशियम है, ये सोडियम एंड पोटाशियम, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इन्हें हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। तो ये तो एक्सेप्शन आ गई, तो ये तो नहीं होने वाला। अगला क्या गया, दे आर लेस डेंस दैन वाटर, ऐसा नहीं होता। कुछ एक मेटल जो हैं वो वाटर से ज़्यादा डेंस भी होते हैं, तो ये भी गलत है, रॉन्ग। दे आर वेरी रिएक्टिव, देखो मेटल जनरली रिएक्टिव होते हैं, बट जैसे कि आपके मेटल आगे जो बॉटम जो जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, ये तो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बट जो बॉटम में आ गए आपके मेटल्स, जैसे आ गया सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये उतने रिएक्टिव नहीं होते। तो ये भी गलत चली गई स्टेटमेंट। तो अब क्या आ गया लास्ट, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, जो सारे के सारे मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये आ जाएगी आपका करेक्ट आंसर, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्शन नंबर डी। सो अगला क्वेश्चन है अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल बी रिलीव्ड बाय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से कौन सी कंडीशन ठीक होगी इनमें से, हेडेक, बर्न्स, फीवर, एसिडिटी। तो देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोल लो या फिर मैग्नीशियम डाईहाइड्रोक्साइड बोल लो, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये इसे हम एंटासिड की तरह यूज़ किया जाता है, एंटासिड। बेसिकली क्या होता है कि ये जो स्टमक से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं, जो स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं इसको।
तो जैसे कि हमारे स्टमक में ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ किया जाता है। तो जो स्टमक में एसिडिटी है उसे दूर कर रहे हैं ना, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. Which of the following process cannot be considered as an essential characteristic of all living beings? तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनकी एक इसेंशियल करेक्टर हम किस प्रोसेस को कंसीडर नहीं करेंगे इसमें से? इजेशन को, एक्सक्रीशन को, रेस्पिरेशन को, या फिर रिप्रोडक्शन को? तो देखो, रिप्रोडक्शन जो होती है, पहले रिप्रोडक्शन तो हमें पता है कि फंडामेंटल फीचर है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो ये तो इसेंशियल करेक्टरिस्टिक है ही, तो ये तो आएगी। रेस्पिरेशन, अब जो रेस्पिरेशन होता है तो ये तो नेसेसरी है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, अगर उन्हें ज़िंदा रहना है तो उन्हें तो रेस्पायर करना ही पड़ेगा, तो ये भी आएगा। देन एक्सक्रीशन, तो देखो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि जो वेस्ट होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, उन्हें बॉडी से बाहर निकालते हैं, है ना, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी आएगी। बट इजेशन नहीं आएगा इसमें। क्यों? क्योंकि देखो इजेशन जो होता है, ये जो इजेशन होता है ये प्लांट्स में होता है, सॉरी एनिमल्स में होती है। इजेशन एनिमल्स में होती है, जबकि आपकी एक्सक्रीशन जो है वो दोनों प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है। तो इजेशन में क्या होता है कि जैसे जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड है या वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकलता है इस प्रोसेस से। ये या तो माउथ से भी हो सकती है या एनस से भी हो सकती है, ठीक है। तो इजेशन आ जाएगा इसका, और जो ये तीनों प्रोसेसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब ये इसेंशियल हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. Which of the following vitamin is most easily destroyed vitamin while cooking? तो सबसे जल्दी जो है वो कौन सा विटामिन डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कुक करते हैं? तो इसका आ जाएगा आपका विटामिन सी। तो जो विटामिन सी होता है वो सबसे जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाता है जब हम कुकिंग करते हैं। और कुछ एक और पॉइंट्स देख लो कि विटामिन सी जो होता है ये आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है, एक तो वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। और क्या विटामिन सी से रिलेटेड पॉइंट्स हैं? बाकी आ जाएगा कि जो विटामिन सी है इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं इसे। और क्या आ सकता है इससे रिलेटेड कि जो विटामिन सी है इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? तो वो आ जाएगी आपकी स्कर्वी। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। तो हमने क्वेश्चंस की हेल्प से कंटेंट को भी कवर किया साथ में। सो मिलते हैं अब नए क्वेश्चंस के साथ नई वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय, टेक केयर।